नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2024 जो 11 फरवरी को आयोजित होने वाली है, उस भर्ती परीक्षा के अंदर इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों की एक सीरीज लेकर के प्रकाश एजुकेशन हब ने इसकी शुरुआत करी है। आज उसका 8वां सेशन है। उसके अंदर हम जानेंगे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इकोनॉमिक बेस्ड हैं और आपके लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। तो सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहला प्रश्न। देखा जा रहा है कि सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का पहला स्थान है। अगर सीमेंट की बात करें तो पहले मैं आपको बताता चलूं कि सीमेंट के लिए मूलभूत चीजें ऐसी कौन सी होती है, उसके बाद में वहां पे उद्योग धंधे वहां पे लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले कच्चे माल की बात करें और कच्चा माल जो है उसमें सबसे पहले नाम आता है प्रमुखतया चूना पत्थर। तो चूना पत्थर होता है इसके लिए रॉ मटेरियल में। इसके अलावा जिप्सम की भी आवश्यकता पड़ती है और साथ में कोयले की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जहां पे सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उसी के आसपास उद्योग धंधे भी लगाए जाते हैं। उसी के संदर्भ के अंदर आप चारों विकल्प देख रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो सारे के सारे जो हैं वो पूरे के पूरे सीमेंट उत्पादक राज्य ही हैं, लेकिन आपसे सर्वप्रथम या जो पहला जो स्थान रखने वाला जो स्टेट है उसके बारे में पूछा जा रहा है। उसका आंसर हो जाएगा कौन सा? राजस्थान। मैं आपको और चीज बताऊं कि सबसे पहले अगर सीमेंट का कारखाना जो शुरू हुआ था वो कहां पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। लेकिन अगर सीमेंट सबसे पहले कारखाना गुजरात में लगाया गया था, लेकिन सबसे पहले जो सीमेंट उत्पादित की गई थी भारत के अंदर सबसे पहले वो की गई थी कहां पे? चेन्नई में। तो चेन्नई के अंदर सबसे पहले सीमेंट का उत्पादन शुरू किया गया था। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादित करने वाले राज्यों में सबसे सर्वप्रथम स्थान किसका है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। हालांकि इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक भी ऐसे राज्य हैं जहां पे सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादित की जाती है। और ये समय समय पे जो स्थान है वो चेंज होता रहता है। लेकिन अभी जो 2023 के वर्ष के अंदर सबसे ज्यादा अगर सीमेंट उत्पादित की गई तो वो उसका जो स्थान जाता है वो राजस्थान को ही जाता है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। इकोनॉमी का बड़ा प्रश्न है और अपने आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हैं। और देखिए कि विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली ऐसी खिड़की कौन सी है जिसको जाना जाता है कि सबसे ज्यादा उदार, या कह सकते हैं इसमें कम शर्तों पे ही किसी राष्ट्र को लोन दे दिया जाता है। तो उसी के संदर्भ के ये भी विश्व बैंक की ही एक खिड़की है, उसी की अनुसंगिक एक संस्था है जहां पे लोन दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो एसोसिएशन है उसके द्वारा इस ऋण को प्रदान किया जाता है, जहां पे देशों को कम शर्तों के माध्यम से लोन प्रदान किया जाता है, जिसकी वजह से अपने आधारभूत ढांचे को और ज्यादा मजबूत बना सके। तो आंसर हो जाएगा इसका अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? मीरा सेठ समिति 1997 में इसको बनाया गया था और नाम आप देख ही रहे हैं कि इसके अंदर मीरा सेठ है, उनकी समिति के नाम से इसको जाना गया। आंसर हो जाएगा इसका किसका? आंसर हो जाएगा हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग के अंदर इन्होंने सिफारिश करी थी 1997 के अंदर कि 500 करोड़ रुपए का इस प्रकार का एक मॉनेटरी फंड बनाया जाए, जिसके माध्यम से जो कुटीर उद्योग है, जो छोटे उद्योग है, उनको और ज्यादा प्रोत्साहित करा जा सके। तो मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा विकास से है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान में कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है? तो आर्टिकल हो जाएगा 280। 280 के अंदर वित्त आयोग का उल्लेख किया गया। वित्त आयोग का क्या कार्य है? वित्त आयोग का कार्य यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी प्रकार के जो टैक्स लिए जाते हैं, चाहे वो राज्य से लिए जाए, राज्यों के माध्यम से लिए जाए, उनको अपने पास कलेक्ट करता है। उसके बाद में केंद्र और राज्यों के मध्य जो टैक्स होता है, जो टैक्स लिया जाता है, उसका वितरण किया जाता है। तो वित्त जो है आयोग का संबंध आर्टिकल 280 से है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 280। पहले ये जो है वो 2 साल के लिए होता था, अभी वित्त आयोग जो है वो 5 साल के लिए बनाया जाता है। वर्तमान में कौन सा आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वां वित्त आयोग के भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? उनका नाम है NK सिंह। ठीक है, चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5।
भारत में राष्ट्रीय आय के समंकों का आंकलन करने के लिए किसके द्वारा उसको किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसको एनएसएसओ के द्वारा। एनएसओ के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय कार्यालय के द्वारा जितने भी प्रकार के जो राष्ट्रीय आय जो होती है उसके समंकों का यहाँ पे क्या किया जाता है? आंकलन किया जाता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। मैस्ट्रिक्ट संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? मैस्ट्रिक्ट संधि जो थी उसका उद्देश्य था ईयू के जितने भी प्रकार के जो यूरोपियन जो कंट्री हैं उनको एक जगह पे लाना। और वर्तमान में हम सब लोग देख रहे हैं कि जो यूरोपियन जो यूनियन है वही इसका बड़ा पुला एक आधार था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? यूरोप का एकीकरण। वर्तमान में यूरोपियन कंट्रीज कितनी है? 27 है। एक हमने सुना था कि ब्रेग्जिट हुआ है, तो ब्रेग्जिट के अंदर कौन बाहर निकल गया? तो यहां पे निकल गया है ब्रिटेन। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। बैंक नोट प्रेस कहां पे स्थित है? बैंक नोट का मतलब हम सब लोग जानते हैं कि नोट कहां बनाए जाते हैं। तो नोट बनाने के लिए सबसे पहले और सबसे प्रमुख है, इसका नाम है देवास। देवास कहां पे? ये एमपी में है। दूसरा बात कर लेते हैं कौन सा? नासिक। नासिक कहां पर है? ये है महाराष्ट्र में। तीसरा कहां पर है? तो तीसरा है मैसूर। मैसूर कर्नाटक। और नंबर 4 साल्बोनी। साल्बोनी है कलकत्ता में, जहां पे नोट बनाए जाते हैं। तो ये आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना। तो बैंक नोट प्रेस कहां पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवास में स्थित है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पे वन होने चाहिए? हम सब लोगों को पता है कि 33% भूभाग है उस पे वन होने चाहिए। वर्तमान में भारत के अंदर वनों का जो क्षेत्रफल है, टोटल जो कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका जैसे कह सकते हैं आप 24% के आसपास ही भारत के अंदर वन पाए जाते हैं, जबकि आंकड़ा कितना होना चाहिए? ये 33% के आसपास होना चाहिए। सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर आपको प्रतिशत के हिसाब से पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा कहां पे होते हैं तो उसका हो जाएगा मिजोरम। 2 तो ये हो गए। अब पूछ सकते हैं कि सबसे कम वन कहां पे पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 33% भूभाग के अंदर एक कह सकते हैं आइडल जो स्टेट है, एक जो आदर्श स्थिति है वो 33% किसी भी क्षेत्र के भूभाग पे इतने वन तो होने ही चाहिए। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? कुटीर जीवन ज्योति जो योजना है उसका संबंध है कि बीपीएल कैटेगरी से या बीपीएल के आसपास जो रहने वाले जो बिलो पॉवर्टी जो लाइन है उसके अंदर रहने वाले लोगों के घर तक जो है उजाला हो। और उजाले के लिए इस प्रकार की स्कीम के अंदर सरकार के द्वारा लाई गई, जिसके अंदर हर घर तक सहज बिजली उपलब्ध हो, ये किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराने का जो कार्य है उसी का संबंध किससे? कुटीर ज्योति योजना से है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। नीति आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? नीति आयोग से पहले क्या हुआ करता था? पहले हुआ करता था योजना आयोग। और योजना आयोग जो था उसके बाद में उसको प्रतिस्थापित करके क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग के अध्यक्ष ये 2015 में इसकी शुरुआत हुई। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है स्वतः ही प्रधानमंत्री हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। भारत में वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का डब्ल्यू होल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष कौन सा है? तो इसका जो आधार वर्ष होने वाला है वो होने वाला है 2011-12। तो आधार वर्ष जो होल प्राइस जो इंडेक्स है उसका आधार वर्ष कितना माना जाता है? 2011-12। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? सवाल पूछा जा रहा है कि जब हम नोट छापते हैं तो आपके पास में उतनी पूंजी, कह सकते हैं विदेशी पूंजी, या आपके पास में उतना स्वर्ण होना चाहिए, सोना होना चाहिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना सोना होना चाहिए या उसकी कितनी कीमत होनी चाहिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी? तो 115 करोड़ के आसपास उसकी कीमत होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 115 करोड़।
जब कोई भी बैंक जब नोट छापती है, कोई भी केंद्रीय बैंक, किसी भी केंद्रीय बैंक की बात करें विश्व के अंदर, तो वहां पे उसके लिए अनुपातिक तौर पे सोना रखना जरूरी होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपका रुपया, टका, मुद्रा या डॉलर, यूरो काम नहीं करते। वहां पे स्वर्ण मुद्रा भंडार ही अपने आप में सब जगह के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए सोने के भंडार या सोने जितनी राशि आपके पास में होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 115 करोड़ के आसपास का सोने का आपके पास में स्टॉक होना चाहिए, इतना आपके पास होना चाहिए। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर इसका हो जाएगा 1988। क्या है ये है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या करता है? शेयर मार्केट, शेयर मार्केट को कंट्रोल करने का उसकी विनियामक जो संस्था जो है वो कौन सी है? वो सेबी है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1988 में। हेडक्वार्टर इसका कहां पे? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, सेल की स्थापना कब की गई थी? सेल की जो स्थापना की गई है वो 1974 में की गई थी। सेल क्या है? सेल भी एक सार्वजनिक वित्त पोषित पीएसयू कंपनी है जो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, और इसका आंसर हो जाएगा 1974 में। चलिए अगले वाला प्रश्न पढ़ते हैं, आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है? तो जब आर्थिक विकास को जब नापा जाता है कि आपकी राष्ट्रीय आय कितनी है और लोगों का रहन सहन कितने उच्च दर्जे वाला है, तो उसके लिए हम एक ही चीज जानते हैं कि उस समय या उस तत्कालिक समय पे उस राष्ट्र की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, वो कितनी होनी चाहिए। भारत के संदर्भ की बात करें तो अभी 2 लाख, अभी 2 लाख के आसपास प्रति व्यक्ति आय है हमारी, किसकी? भारत की, पूरे साल भर की। ऐसा विचार किया जा रहा है कि 2047 तक भारत के जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 15 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। तो आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रीय आय साथ में ही प्रति व्यक्ति आय है, वही किसी देश की आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे बड़ा ये क्या है? ये टूल है। जानते हैं अगला प्रश्न, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? यह कह सकते हैं उसकी अधिनियामक जो संस्था है, अधिनियामक संस्था है, उसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई है? 1935 में। आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 ने इसने कार्य करना शुरू किया। वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके आरबीआई के चेयरमैन हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और जितनी भी प्रकार की जो बैंकें हैं हमारी, उन सभी को अधिसूचित करने का कार्य कौन करता है? वो करता है आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और मौद्रिक नीति, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसको संचालित करने का कार्य भी आरबीआई के द्वारा ही संपादित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत क्या है? भारत जब आजाद हुआ तो सबसे बड़ा अगर आय का जो हिस्सा आता था वो आता था हमारे को कृषि से। लगभग 50% के ऊपर की जो थी वो आय हमारे को कहां से होती थी? कृषि से होती थी। लेकिन जैसे जैसे देश ने विकास की रफ्तार को पकड़ी, जैसा कि कहा जाता है कि अगर किसी देश की आपकी अर्थव्यवस्था को उसको नापना है तो सबसे ज्यादा अगर किसी सर्विस सेक्टर में अगर आप योगदान देते हैं, वही देश आर्थिक विकास की तरक्की को प्राप्त कर पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर वो वर्तमान में 54 से 55% के आसपास इसका कंट्रीब्यूट अपनी जीडीपी में करता है। 50% से ज्यादा कृषि आय उत्पादित करने वाला राज्य या स्टेट जो है, उस समय स्टेट ही कहा जाता था, जो राष्ट्र बन गया वर्तमान में, तो अब जो है उसकी कृषि की जो आय, जीडीपी का हिस्सा कितना रह गया है? मात्र 18% रह गया है। जबकि 30 से लेकर के और 32% के आसपास हमारा रह गया है किसका? उद्योग धंधों से। तो सबसे ज्यादा अगर कोई कार्य करता है, कोई स्रोत करने का कार्य करता है, भारत की राष्ट्रीय आय को और ज्यादा प्रभावित करने का कार्य करता है, तो कौन सा करता है? सेवा क्षेत्र ही करता है। जानते हैं अगला प्रश्न, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसने शीघ्र पलायन करने जाने की प्रवृत्ति हो वो कहलाती है, तो उसको बोलते हैं हॉट करेंसी। तो हॉट करेंसी है वो, उसमें क्या होता है कि कोई भी निवेशक आसानी से और जल्दी से अपनी मुद्रा को एक से दूसरी जगह पे भेज सकता है।
वे ऐसे निवेशक जो मुद्रा को कमाने के उद्देश्य से किसी प्रकार भी किसी भी मार्केट के अंदर क्या करते हैं, वो अपना निवेश करते हैं, वो किसी भी एक जगह पे परमानेंट स्थायी नहीं होते। तो आंसर इसका हो जाएगा गर्म मुद्रा, जिसी को कहते हैं हॉट करेंसी। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य आपका क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब कौन सा होता है? जो सरकार के द्वारा, सरकार द्वारा ये क्या होता है, संचालित होता है, और उसी पे ही सरकार के द्वारा ही उसको क्या किया जाता है, उसको नियंत्रित भी किया जाता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने से होने वाला है वाणिज्य व्यापार पे सरकार का फुली कंट्रोल होता है, वही जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र माना जाता है। हम सब लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में दो प्रकार की जो पहले अर्थव्यवस्थाएं होती थी, एक तो होती थी सार्वजनिक, दूसरी होती थी निजी क्षेत्र की। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है? भारत की अर्थव्यवस्था को बोला जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जबकि अमेरिका जैसी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो किस पे चलते हैं? ये है पूंजीवादी, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो रसिया है, ब्रिटेन है, जहां पे सबसे पहले इस प्रकार के जो आंदोलन हुए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व पूरा पूरा होता है, उसी को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बोलते हैं। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न में हम देख रहे हैं कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? हरित क्रांति का उद्देश्य हम सब लोग जानते हैं कि भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। भारत जब आजाद हुआ तो उसके पास में खाद्य आपूर्ति की जो चेन थी, या जो कह सकते हैं यहाँ पे जो उत्पादित होता था वो ना के बराबर होता था, और हमें विदेश से इसको आयात करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में स्थितियां काफी चेंज हो गई हैं। चावल के निर्यात की बात करें, चाहे गेहूं के निर्यात की बात करें, चाहे अन्य खाद्य उत्पादन की जो चीजें हैं उसके अंदर भी भारत अपना अव्वल स्थान रखता है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति से संबंधित, हरित क्रांति के मैं जनक के बारे में बात करूं तो आपको है नॉर्मन बोरलॉग। ये कृषि वैज्ञानिक थे और इनका संबंध था मैक्सिको से। भारत में इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? तो इसके लिए होता है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे, और उन्होंने ही इस टेक्निक को इजाद करके, हालांकि टेक्निक तो ऑलरेडी पहले से मैक्सिको में इजाद हो गई थी, लेकिन भारत के अंदर उसको क्या किया, अप्लाई किया। अप्लाई करने वाले राज्यों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो समतल प्रदेश थे, जहां की जो भूमि उपजाऊ और साथ में समतल हो, ऐसा एरिया आपको भारतवर्ष में कहां मिलेगा? तो मिलेगा पंजाब। तो पंजाब के अंदर सबसे पहले कृषि को व्यापक पैमाने पे, बहुत लंबे चौड़े पैमाने पे इसको उगाया गया, और इसके साथ में कीटनाशक, और जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं जो संकर किस्में हैं, संकर किस्में और गुणवत्ता युक्त बीजों का हमने आयात किया, और उसके बाद में जो हरित क्रांति थी उसको अपन आमूलचूल उसमें परिवर्तन किए गए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? गेहूं और चावल। और गेहूं और चावल हम देख रहे हैं, और बड़े व्यापक पैमाने पे इसकी कृषि की गई, और जिसी का प्रभाव देख रहे हैं कि वर्तमान में भारत खाद्यान्न उत्पादन के अंदर आत्मनिर्भर हो गया है। तो हमने देखा इस प्रश्न के माध्यम से कि जो नॉर्मन बोरलॉग थे, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत करी। मैक्सिको इसका कह सकते हैं कि संस्थापक ऐसा देश था जहां से इसकी शुरुआत की गई, और भारत के अंदर एम एस स्वामीनाथन ने इसकी शुरुआत करी। ये तो होगी हरित क्रांति की बात में। तीसरी एक हम चीज पढ़ते हैं, दुग्ध उत्पादन। तो दुग्ध उत्पादन की भी क्रांति हुई, और उसके लिए तो नाम आता है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को भी दुग्ध उत्पादन का इसको क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। या दुग्ध क्रांति का सबसे बड़ा अगर कोई चेहरा है तो वो कौन सा है? उनका नाम है वर्गीस कुरियन। तो आज आपने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज थी, जो इकोनॉमी बेस्ड थी, और आपके जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के अंदर काफी लाभदायक हो सकती है, और हम लगातार इस प्रकार की सीरीज प्रश्नों के लेकर के आते रहेंगे, और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बहुपयोगी साबित होने वाली है। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।